Hello everyone, I am Palak welcoming you to Enjoy Learning with Palak। तो आज हम लोग करेंगे संचयन बुक का पहला चैप्टर, वो है हरिहर काका और इसके जो लेखक हैं वो है मिथिलेश्वर। तो ये जो आपका चैप्टर है ये ऑलमोस्ट 18 to 19 पेजेस का है ये पूरा। तो कई बार बच्चों को ये चैप्टर की लेंथ देख के ही पढ़ने का मन नहीं करता, बट ये चैप्टर जो है ना ये बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं, क्योंकि बस इसमें हर एक चीज की, हर एक इंसिडेंट की कुछ ज्यादा डिस्क्रिप्शन दी हुई है, इस वजह से ये इतना लंबा है। तो मैं आपको ये पूरे चैप्टर की शॉर्ट में समरी बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें स्टार्ट करने से पहले इसमें लेखक अपने बारे में बता रहे होते हैं कि लेखक अभी हरिहर काका के घर से आ रहे होते हैं और हरिहर काका उनसे कुछ बोलते नहीं है। तो वो फिर अपने जैसे बचपन का वो सोचते हैं कि वो उनके बचपन के जो पहले मित्र थे वो हरिहर काका ही थे, और वो उस टाइम बोलते हैं कि वो पहले हरिहर काका उन्हें अपने कंधे पे बैठा के घुमाते थे, उनके साथ खेलते थे, पर अब वो हरिहर काका कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो फिर वही लेखक सोचते हैं कि ऐसा क्या हुआ होगा कि हरिहर काका कुछ नहीं बोल रहे। तो उसके बाद फिर एक चीज हमें बताइए कि उनके गांव में 3 प्रमुख चीजें थी, और उसमें पहली चीज थी जो पश्चिम वेस्ट साइड में जो तालाब था वो। फिर जो उनके गांव के मिडल में जो एक पुराना बरगद का वृक्ष था वो बहुत फेमस था। और जो लास्ट चीज थी वो थी ईस्ट में जो ठाकुर जी का एक मंदिर था जिसको सब लोग ठाकुर बाड़ी कहते थे, वो। तो अब इसमें फिर हमें ठाकुरबाड़ी के बारे में बताया है कि ठाकुरबाड़ी कैसे बना, क्या-क्या चीजें हुई। तो इसमें बताया हुआ था, कवि ने ये कहा कि जैसे एक संत आए थे उनके गांव में रहने बहुत साल पहले, जब ये गांव बना भी नहीं था, और वो वहां के लोगों से थोड़ा सा भिक्षा विक्षा मांग के अपना खाना पीना करते थे। और ऐसे ही करते करते उन्होंने जैसे थोड़ा सा फंड होके चंदा वंदा मांग के उन्होंने एक छोटा सा मंदिर बनाया। और उसके बाद जैसे जैसे गांव थोड़ा सा बढ़ता गया, गांव की पॉपुलेशन, वैसे वैसे मंदिर भी थोड़ा बड़ा होता गया। तो अब एक मंदिर में ये हो गया था कि जैसे अगर आपको कोई भी अच्छी चीज आपके लाइफ में होती थी तो सब बोलते थे कि ये ठाकुर जी की वजह से हुआ है। तो वो लोग कई बार अपने खेतों की थोड़ी सी जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम कर देते थे। और जैसे अगर कुछ भी अच्छा होता था, जैसे उनको कोई बीमार हो गया या कुछ हो गया, उनको कोई केस जीतना है या कुछ भी, तो वो जाते थे और उनसे ठाकुर जी से अपनी विनती करते थे कि सब कुछ अच्छा हुआ तो हम आपको अनाज चढ़ाएंगे, रुपए चढ़ाएंगे, ये सब। तो ये सब तो हमें ठाकुरबाड़ी के बारे में बताया है। फिर होता था कि जैसे होली होता था तो होली में सबसे पहले सब लोग कलर भी ठाकुर जी को लगाते थे, और दिवाली में पहले जो सबसे पहला दिया जलाते थे वो भी ठाकुरबाड़ी में ही जलाते थे। फिर उसके बाद हमें हरिहर काका के बारे में बताया कि हरिहर काका के घर में क्या था। तो हरिहर काका को लेके उनके 4 भाई थे। तो हरिहर काका जो थे उनकी कोई संतान नहीं थी, और उनकी पहले ही 2 शादियां हो रखी थी। और उनकी जो 2 शादियों से जो उनकी मतलब पत्नी थी उन दोनों का देहांत हो गया था। और हरिहर काका अपने भाइयों में दूसरे नंबर पे थे। तो उनकी कोई संतान थी नहीं। लोगों ने उन्हें कहा कि आप दूसरी तीसरी शादी कर लो, पर उन्होंने मना कर दिया और वो अपने भाइयों के साथ ही रहना चाहते थे, उनके परिवार के साथ। उसके बाद फिर जब हरिहर काका के और उनके भाइयों के पास पूरा 60 बीघा जमीन थी, तो सब भाइयों के पास 15-15 बीघा आया। तो हरिहर काका के जो तीनों भाई थे वो अपनी पत्नियों को बोलते थे कि हरिहर काका की देखभाल किया करो, उनका अच्छे से ध्यान रखा करो। पर उनकी जो पत्नियां थी वो उनका कुछ ध्यान नहीं देती थी, उनको सूखा रूखा सूखा खाना दे देती थी, और वो हरिहर काका उसी में संतोष करके खा लेते थे। और वो हमेशा एक अलग घर में रहते थे, वो अपने दालान में रहते थे और कभी घर में उतना नहीं आते थे। फिर उसके बाद जो हरिहर काका थे, तो हरिहर काका कुछ बोलते तो थे नहीं उन लोगों को, वो लोग जो देते थे खा लेते थे। पर उनका जो एक सबसे बड़ा भाई था हरिहर काका के भाइयों में, वो उनका जो बेटा था वो
शहर से कुछ दिनों के लिए अपने मित्रों के साथ आया था घर पे। तो उस टाइम बहुत अच्छे-अच्छे पकवान सब कुछ बने थे। तो जब वो पकवान ये सब बने थे तो हरिहर काका को लगा कि ये लोग अब मुझे थोड़ा स्वादिष्ट खाने को मिलेगा। तो जब सब लोग चले जाते हैं तो हरिहर काका जाके किचन में चेक करते हैं कि कुछ उनको है या नहीं है। तो वो जब जाते हैं तो उनको सिर्फ सूखा खाना ही मिलता है, जैसे इसमें जो लिखा है वो है भात, मट्ठा और अचार ये सब। तो उनको ये देख के गुस्सा आ जाता है, तो वो खाने को फेंक देते हैं और फिर बोलते हैं कि मतलब कि मैं तुम लोगों के जैसे होता है ना रहम पे मैं तुम लोगों के खाना नहीं खा रहा हूँ, मेरी खुद की जो फसलों की कमाई आती है वो भी इसी घर में आती है, मैं अपने चाहूँ तो बहुत सारे नौकर रख सकता हूँ। फिर ये सब कह के वो घर से बाहर निकल जाते हैं। तो जब वो ये सब हो रहा होता है, ये सारी चीजें जब वो अपने भाइयों की बीवियों पे बोल रहे होते हैं कि तुम लोगों के पैसों का मैं नहीं खाता हूँ, तो उस टाइम ठाकुर बाड़ी के जो पुजारी होते हैं वो उधर ही दालान में आए होते हैं। तो वो जब जा रहे होते हैं तो वो महंत जी जो होते हैं ठाकुर बाड़ी के उनको ये सारी चीजें बताते हैं। तो महंत जी भी सोचते हैं कि अब उन्हें हरिहर काका से मिलना चाहिए। तो वो जब जा रहे होते हैं अपना जल्दी-जल्दी सामान पैक करके वो जाते हैं हरिहर काका को मिलने। तो उसी टाइम हरिहर काका भी अपने खलिहान की ओर जा रहे होते थे। पर जो महंत जी थे वो उनको उधर जाने की जगह बोलते हैं, उनको ठाकुरबाड़ी ले आते हैं और फिर उनको बोलते हैं कि मतलब आप मोह माया मत करो, आप जो अपनी सारी जमीन है वो ठाकुरबाड़ी के नाम कर दो, आपका जैसे होता है ना एक रिस्पेक्ट आपकी सोसाइटी में बढ़ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, आप को मरने के बाद भी सब पूजेंगे। तो ये सारी चीजें महंत जी हरिहर काका को बोलते हैं। तो हरिहर काका भी थोड़ा उनके बारे में सुन रहे होते हैं और उसी टाइम से थोड़ा-सा जैसे अपने देखते हैं कि अपने घर पे भी उनको कुछ मिल नहीं रहा होता अच्छा खाना कुछ भी, तो उस टाइम से उनके जो फैमिली के अंदर दरार आना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद फिर ये होता है कि हरिहर काका को जो महंत जी हैं, वो उनके लिए एक अच्छा-सा सारा बिस्तर लगवाते हैं, वो करवाते हैं। और हरिहर काका ये सब देख के सोचते हैं कि मतलब उनके घर से तो यहाँ बेटर सारी फैसिलिटी उनको मिल रही है, सब अच्छे से उनको ट्रीट कर रहे हैं। तो वो एक रात तो वहीं रुकते हैं और जब इधर इनके घर पे तीनों भाई रात को आते हैं, तो वो उन लोगों को जब पता होता है कि हरिहर काका के साथ उनकी बीवियों ने क्या किया है, तो वो उनको बहुत डांटते हैं और उसके बाद फिर वो उन लोगों को जाके हरिहर काका को वो महंत जी के पास जाते हैं और हरिहर काका को वापस लेने के लिए उनसे बहुत विनती करते हैं। तो जो सुबह हरिहर काका जो रहते हैं वो अपने भाइयों को रोता देख के तो वो सोचते हैं कि उनका जैसे दिल पसीज जाता है और वो घर वापस आ जाते हैं। तो फिर पर जब इस बार वो घर वापस आते हैं तो उनके साथ जैसे पहले उनकी भाइयों की बीवियां जैसे व्यवहार करती हैं वैसा वो इस बार नहीं करती। इस बार उनको स्वादिष्ट पकवान मिलते हैं, उनके साथ उनके आसपास सब लोग काम करने के लिए रहते हैं, तो उनको अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर कुछ दिन बाद फिर वो महंत जी से फिर एक बार मिल जाते हैं ऐसे ही रास्ते में। तो महंत जी फिर उनको ऐसे ही बोलते हैं कि तुम ठाकुर जी के नाम अपनी जमीन कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो हरिहर काका ना तो उनको हाँ कह पाते हैं, ना ही ना कह पाते हैं। वो हाँ इसीलिए नहीं कह पाते हैं क्योंकि उनको उनके जैसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से उन्होंने गाँव में कई लोगों के बारे में सुना था कि जब वो लोग अपनी ज़मीन किसी को दे देते हैं, तो उसके बाद वो लोग उनको कहीं का नहीं छोड़ते। तो इस वजह से हरिहर काका अपनी ज़मीन तो देने वाले थे नहीं महंत जी या किसी को भी। और वो महंत जी को ना इसलिए नहीं कहना चाह रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि जो महंत के वजह से ही उन्हें अब उनकी फैमिली में इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है। तो वो फिर थोड़ा टाइम के लिए बात को टालने लग जाते हैं। पर जो महंत जी हैं उनको ये अंदर से उनको ये चिंता होने लग जाती है कि अब हरिहर काका उनको वो जमीन देंगे नहीं। तो इसलिए वो अपने कुछ जैसे आदमी होते हैं जो बहुत ज्यादा पहलवान टाइप्स के आदमी, उनको लेके वो हरिहर काका के घर में जाते हैं और हरिहर काका को उठा के ठाकुरबाड़ी में ले आते हैं और वहां पे उनको बांध बांध के उनसे जबरदस्ती उनका अंगूठा छपवाते हैं।
पर जब ये इनके भाइयों को पता चलता है तो वो जाते तो हैं ठाकुर बाड़ी अपने भाई को लाने, पर को जब उनको वहां से कुछ नहीं पता हो पाता तो पुलिस के साथ फिर जाके वो जैसे तैसे हरिहर काका को छुड़ा लाते हैं। और हरिहर काका फिर अपने घर आ जाते हैं और मतलब पुलिस को बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे महंत जी उनको ले गए, कैसे वो जबरदस्ती कागजों पे अंगूठा लगवा दिया। ऐसे ही कुछ दिन फिर रहता है हरिहर काका। फिर थोड़े टाइम बाद हरिहर काका थोड़े टाइम के लिए उनको फिर शांत हो जाते हैं, पर फिर जैसे जैसे ठाकुरबाड़ी का तो एक तरीके से नाम खराब हो गया, क्योंकि ठाकुरबाड़ी को जैसे भगवान का मंदिर होता है तो सब सोचते हैं कि अच्छी जगह है, पर वहां पे अब ऐसे ऐसे जैसे सारे लोग रह रहे थे, ऐसे साधु रह रहे थे कि लोग उनको देख के ही डर जाते, तो बच्चे वहां के आसपास के ठाकुरबाड़ी में जाना पसंद नहीं करने लगे। फिर उसके बाद हरिहर काका जब अपने घर में ही थे तो एक दिन वो दलान में अपने सो रहे थे, पर अब जो रहता था कि अब उन्हें दलान की जगह अब उन्हें घर में रहने को मिल गया था जब ये ठाकुरबाड़ी का पूरा इंसिडेंट हुआ। फिर जब वो एक दिन अपने घर में सो रहे थे तो अचानक उन्होंने देखा कि उनके सारे जो भाई थे वो पूरा एकदम बंदूक लेके भाला वाला लेके खड़े हैं। तो उन लोगों को हरिहर काका को लगा कि अब ये लोग क्या करेंगे, तो पर जो उनके भाई थे उन्होंने उनको बांध के उनकी खूब पिटाई की और उसके बाद उनका जबरदस्ती अंगूठा का वो पेपर्स पे प्रिंट ले लिया। तो उसके बाद फिर जब ऐसे महंत जी को ये बात जैसे उड़ते उड़ते पूरे गांव में फैली, तो ये बात जब महंत जी को पता चली तो उन्होंने जल्दी से पुलिस की हेल्प ली और ये हरिहर काका के घर पे आए। तो जब ये लोग हरिहर काका के घर पे आए तो उन्होंने जब हरिहर काका को छुड़वाया तो उन्होंने ये देखा कि उनकी जो हालत है वो जो महंत जी ने की थी उससे भी बदतर उनके भाइयों ने ये हालत की थी हरिहर काका की। फिर हरिहर काका ने जैसे तैसे अपने जैसे पूरा उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या क्या चीजें हुई और फिर पुलिस ने पूरा रिकॉर्ड किया टाइप्स का। फिर ऐसे उन्होंने अब हो गया था गांव में कि हरिहर काका किसको उनकी जमीन का क्या होगा, क्योंकि महंत जी ने भी उनके फिंगरप्रिंट ले लिए थे और उनके परिवार वालों ने भी उनके फिंगरप्रिंट ले लिए थे। पर ऐसे ही करते करते फिर हरिहर काका एकदम शांत हो गए और वो पुलिस की सुरक्षा में रहने उन्होंने अपना जरूरी समझा और उसमें रहे। तो अब महंत जी और उनके भाइयों दोनों को ये डर था कि अगर मान लो जैसे भाइयों को डर था कि हम नहीं रहेंगे तो महंत जी कहीं हरिहर काका का दिमाग फिर से चेंज करके उनको ठाकुरबाड़ी के नाम उनकी जमीन न करा दें, और यही चीज महंत जी को भी डर था। तो उन लोगों ने अपनी अपनी साइड से पैसे देके एक एक पहरेदार टाइप के हरिहर काका के घर के बाहर रख दिए। और उसके बाद फिर एक नेता आए, उन्होंने भी एक कहा कि हरिहर काका के नाम पे एक उच्च विद्यालय बनवाएंगे, वो होगा ताकि वो जमीन पे उनकी बनवाए। पर हरिहर काका ने हर चीज के लिए साफ मना कर दिया कि वो जब तक जिंदा है वो तब तक अपनी जमीन किसी को देने नहीं वाले। फिर एक बार गांव में ऐसे ही फिर न्यूज एक जैसे खबर फैली कि उनके भाइयों ने ये सोचा है कि अगर हरिहर काका की मृत्यु हो गई तो वो इलाके के एक जो डाकू था बूटन सिंह, उनके साथ वो लोग मिलके वो जमीन हथिया लेंगे हरिहर काका की। और ऐसी बहुत सारी न्यूज फैलती गई। तो फिर उसके बाद आखिरी में यही हुआ कि हरिहर काका एकदम शांत इंसान हो गए। वो बस किसी की ओर देखते थे और कुछ ना बोलते थे, कुछ वो नहीं करते थे। उनकी हालत के बारे में पूछ लो, कुछ भी पूछ लो। अब उनके पास पैसे भी हो गए थे, एक नौकर भी हो गया था, पर अब वो बोलना छोड़ दिए थे। और जो उनके घर के बाहर जो पुलिस थी वो उनके पैसों पे आराम से मौज से खाती पीती थी, सब होता था। तो ये तो पूरी स्टोरी हुई आप लोगों की कि जो बुक में पूरे 19 पेजेस की स्टोरी है, ये मैंने आपको एक शॉर्ट में समरी बता दी है। तो अब एक बार हम लोग इसको पढ़ भी लेते हैं। तो इसमें लिखा है कि कथाकार मिथिलेश्वर ने हरिहर काका कहानी के बहाने ग्रामीण पारिवारिक जीवन में ही नहीं, हमारे आस्था के प्रतीक धर्म स्थानों और धर्म ध्वजा धारकों में जो स्वार्थ लोलोपित घर करती जा रही है उसे उजागर किया है।
मतलब कि जो ये हमारा कहानी है, जो ये हरिहर काका की, इसमें हमें एक तो ये ग्रामीण जीवन मिल रहा है, मतलब गांव की लाइफस्टाइल के बारे में पता चला। और इसमें ये पता चल रहा है कि घर में तो एक तो स्वार्थ हो ही रहा है कि घर में उनके भाई स्वार्थी हो गए हैं, और साथ ही साथ कि ये धार्मिक जगहों में भी, जो कि ठाकुर बाड़ी था, वहां के लोग भी एकदम स्वार्थी होके हर जगह से हरिहर काका की जमीन को हथियाना चाह रहे थे। फिर उसके बाद लिखा है कि हरिहर काका एक वृद्ध और निस्संतान व्यक्ति हैं, वैसे उनका भरा पूरा परिवार है। कि हरिहर काका जो है एक बुढ़े व्यक्ति, और उनका कोई भी, उनका पुत्र या पुत्री कोई नहीं था। और पर उनका जो परिवार था वो भरा पूरा था, मतलब कि उनके भाई थे, उनके भाइयों की बीवियां थी और उनके बच्चे थे, तो उनका परिवार तो भरा पूरा था। गांव के लोग कुमार्ग पर ना चले, यह सीख देने के लिए एक ठाकुरबाड़ी भी है। लेकिन हरिहर काका की विडंबना देखिए कि ये दोनों उनके लिए काल और विकराल बन जाते हैं। कि गांव में लोग कुछ उल्टा काम ना करें, इसके लिए तो ठाकुरबाड़ी भी है। कि मतलब जैसे होता है कि ठाकुरबाड़ी में आप जाओगे तो आपके जितने आपने पाप किए वो सब धुल जाएंगे। तो कोई गलत रास्ते पे ना चले, उसके लिए ठाकुरबाड़ी है। पर हरिहर काका के लाइफ में ना तो उनका फैमिली की कोई इम्पोर्टेंस रह पाई, ना ही धर्म की रह पाई। क्योंकि जैसे देखिए कि ना तो परिवार को हरिहर काका की फिक्र है, ना मठाधीश को। तो ना ही उनके, जैसे हमारी लाइफ में क्या होता है कि हमारी फैमिली हमारे सुख दुख में काम आती है। हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप उससे शेयर कर सकते हो। आपको कोई भी खुशी होती है तो आप उनके साथ एंजॉय कर सकते हो। पर हरिहर काका के केस में तो ऐसा कुछ नहीं था। जैसे उनका जब बेटे का मित्र आया तो उसके लिए स्वादिष्ट खाना बना, पर हरिहर काका को उसमें से कुछ नहीं दिया गया। और ये मठाधीश, मतलब कि जो महंत जी थे, वो काम तो ठाकुरबाड़ी में करते थे, पर वो उनके लिए भी हरिहर काका को, वो उनकी जमीन ही हथियाना चाह रहे थे और हरिहर काका की कोई मदद नहीं करना चाह रहे थे। फिर दोनों उन्हें सुख नहीं दुख देने में, उनका हित नहीं अहित करने में ही मग्न रहे। कि उनको सुख तो कोई दे नहीं रहा था, ना ही घर वाले दे रहे थे, ना ही उन वो महंत जी दे रहे थे। दोनों बस उनके लिए वो करना चाह रहे थे कि उनकी जमीन हथियाना चाह रहे थे। दोनों का लक्ष्य एक ही है, हरिहर काका की जमीन हथियाना। तो मैंने आपको ये बता ही दिया कि उनकी 15 बीघा जमीन को हथियाना उन लोगों का लक्ष्य था। फिर इसके लिए उन्हें चाहे हरिहर काका के साथ छल बल कल का प्रयोग भी क्यों ना करना पड़े। तो छल बल कल ये सब चीजें तो उन लोगों ने की, उनको मारा भी, उनके साथ अच्छा व्यवहार करके उनकी जमीन हथियाने की कोशिश की, पर इनमें से कुछ भी सफल हो नहीं पाया। पारिवारिक संबंधों में भ्रातृभाव को बेदखल कर पाव पसारती स्वार्थ लिप्सा और धर्म की आड़ में फलने फूलने का अवसर पा रही हिंसावृत्ति को बेनकाब करती यह कहानी आज के ग्रामीण ही नहीं, शहरी जीवन के यथार्थ चित्र को भी उजागर करती है। तो इसमें लिखा है कि जैसे अपने लाइफ, अपनी फैमिली में जो एक होता है ना ब्रदरहुड की, ये मेरे भाई हैं, भाईचारे की भावना को हटा के स्वार्थ की भावना आने लग गई। और धर्म की आड़ में कि धर्म के जगह आप लोग ये क्या कर रहे हो कि एक तरीके से आप कुछ व्यापारी तो कर रहे हो कि पैसे उससे लेना है, उसके लिए आप मंदिर खोल दियो कि वो अगर अच्छा होगा तो वो आपको पैसे देगा। और उसके बाद ये सारी चीजें, ये कहानी आपको बता रही है कि कैसे कैसे ये सब चीजें अब सिर्फ गांव में ही नहीं, जैसे इस कहानी में गांव के बारे में बताया, पर अब सिर्फ ये सारी चीजें गांव में नहीं हो रही है, अब ये चीजें शहरों में भी हो रही है। तो यही सारी चीजें आपको इस चैप्टर में मिली, और आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई हो। कि ये मैंने एक शॉर्ट समरी बना दी थी इस चैप्टर की पूरे, और आपको ये चीज समझ आ गई हो कि क्या था इस चैप्टर में, इस 19 पेज के चैप्टर में। तो आपको अगर ये अच्छा लगे ये वीडियो, तो इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।